हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज डिस्कस करेंगे सैमी होटल्स को। और आई नो बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि सैमी पे वीडियो बनाओ, तो अर्निंग्स कॉल मैंने सुन लिया है। इससे पहले इन्होंने इनमार को भी एक्वायर किया था, एक और जो इनका एक्विजिशन हुआ था। फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म वेरिएबल लीज पे एक हाईटेक सिटी में एक और ऑफिस बिल्डिंग को एक्वायर किया, फिर उसको ये होटल में कन्वर्ट करेंगे। और बहुत सारे रीसेंट अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज़ यूजुअली मैं क्या करता हूँ, अगर ये फर्स्ट टाइम मैं चैनल पे कंपनी डिस्कस कर रहा होता तो पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझाता, फिर उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझाता और फिर वैल्यूएशंस को डिस्कस करता और आगे का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह उनको डिस्कस करता। बट सिंस सैमी को मैं दूसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ, और इससे पहले वाले जो Q1 FY 25 में मैंने डिस्कस किया था, वो बहुत डिटेल में जाके बिज़नेस को मैंने एनालाइज किया है, बिज़नेस मॉडल समझाया है, एंड वाई सैमी इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कन्वेंशनल होटल कंपनीज इन इंडिया। तो बिज़नेस मॉडल में उतना डिटेल में ऑब्वियसली नहीं समझा पाऊँगा, मुझे वो 30-40 मिनट्स उसमें ही लग गए थे। तो थोड़ा बहुत तो बिज़नेस मॉडल समझ ही जाएंगे, इसका जो अपडेट है उसको पढ़ते पढ़ते, उसको समझते समझते। लेकिन अगर आपको बिज़नेस मॉडल समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको वो 30 मिनट्स आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज सैमी का जो बिज़नेस मॉडल है थोड़ा डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, यूनिक भी कह सकते हैं। बट अगर वो आप बिज़नेस मॉडल नहीं समझेंगे तो आपको अपडेट समझ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए वीडियोज़ है जिनको सैमी का पता है बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नहीं पता है तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। तो अभी रिजल्ट की बात करते हैं। तो ऑन दी आउटसेट मैं कहूँगा रिजल्ट तो अच्छा रहा है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता था बट ठीक है, मतलब एक दो क्वार्टर इधर उधर हो जाता है तो ठीक है। वो भी इसके थोड़े बहुत प्री ओपनिंग फेज़ में चल रहे हैं इसके होटल्स जो हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा रेवेन्यू कंस्ट्रेंट था। बट जो मेजर इसका जो हम जैसे कहते हैं ना, जो मेजर पैरामीटर होता है मॉनिटर करना, देखना, वो होता है रेवपार ग्रोथ। रेवपार ग्रोथ और एवरेज रूम रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है? रेवपार ग्रोथ आपका होता है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। ठीक है, उसमें सारे के सारे रूम आ जाते हैं। और एवरेज रूम रेवेन्यू मतलब जितने रूम ऑक्यूपाइड हैं उन्हीं के ऊपर कितना हमने एवरेज रेवेन्यू जनरेट किया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि टॉप दोनों का न्यूमरेटर दोनों फिगर में सेम है, रेवपार में भी और एवरेज रूम रेवेन्यू में भी न्यूमरेटर तो सेम है, विच इज़ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ रूम्स। लेकिन डिनोमिनेटर रेवपार में टोटल अवेलेबल रूम्स आता है, चाहे उसमें रूम वो ऑक्यूपाइड हो चाहे ऑक्यूपाइड ना हो। तो डिनोमिनेटर में रेवपार में सारे रूम्स आ जाते हैं, और जो एवरेज रूम रेवेन्यू होता है उसमें सिर्फ वो रूम्स आते हैं जो ऑक्यूपाइड होंगे। तो आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पे देखें तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फिगर बड़ा आएगा। तो एवरेज रूम रेवेन्यू का डिनोमिनेटर छोटा है, बिकॉज उसमें सिर्फ ऑक्यूपाइड रूम्स आते हैं, ना कि टोटल अवेलेबल रूम्स। खाली रूम्स को हम एवरेज रूम रेवेन्यू में नहीं गिनते हैं। तो एवरेज रूम रेवेन्यू ज़्यादा होता है हमारा रेवपार से। और अगर इसको दूसरी तरीके से समझना है तो रेवपार इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी। कितना एवरेज रूम रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो अगर हमको एवरेज रूम रेवेन्यू से रेवपार निकालना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेंसी का जो फिगर है, जो परसेंटेज, लेट्स से 75% रूम्स वर ऑक्यूपाइड इन दिस क्वार्टर, तो हम एवरेज रूम रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को, विच इज़ 75%, तो आपका रेवपार आएगा। रेवपार हमेशा कम होता है एवरेज रूम रेवेन्यू से, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। ये मैंने डिटेल में जाके पिछले वीडियो में समझाई है सामी के, तो आपको वही देखना पड़ेगा। तो रेवपार एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, हमको पता चलता है अगर दो तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं। कोई भी होटल कंपनी है या QSR वगैरह कोई भी है, मैं यहाँ पे होटल कंपनी की बात कर रहा हूँ। कोई भी होटल कंपनी दो तरीके से ग्रोथ कर सकती है, या तो उसके एग्जिस्टिंग जो होटल्स हैं वहाँ पे कितना ग्रोथ आया, ऑल राइट, और दूसरा वहाँ पे जो ग्रोथ आया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रेंट कितना उसने बढ़ाया, उसका एवरेज रूम रेवेन्यू या फिर रेवपार जिसको हम अभी बोलेंगे, एवरेज रूम रेवेन्यू नहीं रेवपार, बिकॉज उसमें सारे रूम्स का हमको एक बढ़िया मेट्रिक मिलता है, एक अच्छा डिटेल्ड मेट्रिक मिलता है। तो उसके रेवपार में भी कितना ग्रोथ आया। तो द फाइनल ग्रोथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम स्टोर ग्रोथ, जो मतलब एग्जिस्टिंग होटल्स थे आपके, और रेवपार ग्रोथ। तो आपका इसके केस में अगर हम अब इसके हाइलाइट्स पे आ जाओ, बिजनेस मॉडल तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया। तो रेवपार आप देखेंगे, तो की हाइलाइट्स फॉर Q2 FY 25, रेवपार ग्रोन एट 16.5%, बहुत ही अच्छा। इनका गाइडेंस रहता है कि लो सिंगल डिजिट से और मतलब 12-13% का हमारा रेवपार ग्रो करेगा, लेकिन काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली इनका 15-16% से रेवपार ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप सबको पता है कि जो मेजर ऑफिस मार्केट्स हैं, सैमी का
विदाउट डिस्कसिंग इट्स बिजनेस मॉडल, इतना आपको समझना पड़ेगा कि सेमी जो है वो बिजनेस ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ऑलमोस्ट सारा उसका एंटायर फोकस होता है ऑफिस मार्केट में। तो ऑफिस ट्रैवलिंग, बिजनेस ट्रैवलिंग, ये ITES के जो लोग होते हैं जो मीटिंग्स के लिए जाते हैं, जो सपोज दिल्ली से मुंबई किसी की मीटिंग है, तो ये बड़े बड़े लोगों को, जो ये कॉरपोरेट वाले होते हैं, इनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, बिजनेस ट्रैवल में ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, चाहे वो हैदराबाद वाला मार्केट हो, चाहे पुणे वाला हो, चाहे वो बैंगलोर वाला हो, ये जो ऑफिस मार्केट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। और जो होटल्स की सप्लाई है, जो रूम्स की सप्लाई है, जिसको हम कहेंगे कि वो बहुत 5 या 6% से बढ़ रही है सालाना, हर साल। और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो आप चार्जेस ज़्यादा प्राइस कर सकते हैं, मतलब प्राइसेस आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर से। तो वही होता है रेवपार। रेवपार अगर आपका 16% से बढ़ रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे इंडस्ट्री में, ठीक है। तो रेवपार का मैंने बता दिया। ऑक्यूपेंसी का मैं बताता हूँ कितना, 75% हो गई है ऑक्यूपेंसी इस क्वार्टर में, कंपेयर टू 72% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आज से 1 साल पहले ऑक्यूपेंसी 72 थी, अभी 75 हो गई है। ऑक्यूपेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना रेवपार आपका ज़्यादा होगा, ये आपको समझना है। और अगर ऑक्यूपेंसी 100% हो गई, तो एवरेज रूम रेवेन्यू विल इक्वल टू रेवपार। उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। डिफरेंस उसमें होता भी वैसे ही, इट्स रेवपार इज अ फंक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो एसेट इनकम एंड एसेट एबिटा ग्रू। एसेट इनकम, एसेट एबिटा आप ये समझो रेवेन्यू। ये एसेट इनकम इसीलिए बोलते हैं कि ये एक एसेट रनिंग कंपनीज हैं, ये अपने होटल्स को एसेट कहते हैं। तो एसेट इनकम मतलब टोटल इनकम भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये बढ़ा है 20.4% से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बट 20 इज़ अ गुड इनफ फिगर फॉर मी, बिकॉज कंपनी काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड है। और एसेट एबिटा भी अगर मैं देखूँ तो 28.21% से बढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ACIC एक्विजिशन। ACIC एक्विजिशन, इन्होंने 6 होटल्स को एक्वायर किया था, उन्होंने नाम दे दिया उसे ACIC एक्विजिशन, सब मैंने डिस्कस किया है पुरानी वाली वीडियो में। तो उनके 6 होटल्स वो पहले फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ अ वे से रन हो रहे थे, अब अक्टूबर से उन्होंने उसको भी मैरियट को दे दिया। तो इनका अच्छा कह सकते हैं रिलेशनशिप है शेरेटन से, मैरियट से, फेयरफील्ड बाय मैरियट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट। अब ये सब सुनते होंगे कि इनके होटल्स हैं, शेरेटन, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, ये सब इनके होटल्स हैं। तो अब वो उसमें जो मार्जिन था वो पहले कम था, जब इन्होंने एक्वायर किया था वो 6 होटल्स को, आई थिंक 28-30% का मार्जिन था, उसको खींच के ये कितना 38-36 तक ले गए। इस बार ही 36 हो गया, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम आया था, वो मैं अभी आगे जाके डिस्कस करूँगा। और इन्होंने सिंस वो मैरियट को दे दिया है अब ऑफिशियली सारों को, तो अभी क्या हुआ है इनका कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ACIC वाले 6 होटल्स थे बेसिकली, उनसे अब और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा हमारा, ठीक है। तो आप ये पॉज करके यहाँ पे ये जो टेबल है उससे आप इनकी इनकम स्टेटमेंट काइंड ऑफ जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स है मोटा माटी, आप वो पढ़ सकते हैं। दो इनका कंसोलिडेटेड एबिटा आपको यहाँ पे दिखेगा 37.6% से बढ़ा है, वो प्री ESOP और वन टाइम एक्सपेंसेस हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस कंपनी को, और इसको हमेशा से मिलता आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसके जो कोर मार्केट्स हैं, जो बैंगलोर, पर्टिकुलरली जो बैंगलोर वाला मार्केट है, वहाँ पे इसका एबिटा मार्जिन होता है 51% का, तो इतना अच्छा एबिटा होता है। तो अब हमको ये भी देखना है कि बिजनेस मॉडल में अगेन मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर समझना है कि इनके 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ होटल्स होते हैं। एक तो आपका अपर अप स्केल में आ गया। अपर अप स्केल में आपके ऐसे होटल्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, उनमें मार्जिन्स बहुत अच्छा होता है, और वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेकंड लेयर पे आपके आते हैं अपर मिड स्केल, थोड़ा ऑब्वियसली अपर अप स्केल से कम होगा। थर्ड में आपका आता है जो बेसिक इकोनॉमी वाला मिड स्केल वाले सेगमेंट, वहाँ पे मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे रेवेन्यू भले ही वो उसका टर्नओवर ज़्यादा होता है। एसेट टर्नओवर मैंने आपको बहुत बारी बताया है, एसेट टर्नओवर उसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ उतना मार्जिन भी नहीं है और उतना पैसा भी वहाँ से नहीं कमाते हैं ये। लेकिन फिर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को केटर करने के लिए इन्होंने 3 सेगमेंट्स में अपने होटल्स को डिवाइड किया हुआ है। तो अभी ये तो हो गई इसकी बात कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। अगेन आई टोल्ड यू कि रिज़ल्ट मुझे तो ठीक ही लगा, नो प्रॉब्लम एज सच। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने रिसेंटली 2 एक्विजिशंस किए हैं। एक तो इनमार होटल्स को इन्होंने एक्वायर किया था, वो बैंगलोर में था, बैंगलोर में भी वाइट फील्ड में। और वाइट फील्ड में अगर इनको मैं देखूं तो ऑलरेडी इनके वाइट फील्ड में 336 रूम हैं, उसमें ट्विन टावर्स, इसको हम कहेंगे ट्विन होटल कॉम्प्लेक्स हैं इनके, 336 रूम वाले, कोर्टयार्ड बाय मैरियट एंड फेयरफील्ड बाय मैरियट। तो ऑलरेडी इनके हैं, इनके आई थिंक अगर मोटा माटी में चेक करूँ ना तो 900
इनके होटल रूम्स जिनको हम कीज़ कहेंगे ऑलरेडी हैं बेंगलोर में, वो भी वाइट फील्ड के अराउंड और एक आउटर रिंग रोड के अराउंड, वहाँ पे 51% मार्जिन जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इन्होंने एडिशनली 900 रूम तो इनके थे ही कोर्टयार्ड, फेयरफील्ड, मेरिट में, लेकिन इन्होंने इनमार को भी एक्वायर किया है। वो पहले आईटीसी उसको रन करता था मार्च 2024 तक, अब इन्होंने उसको एक्वायर किया है और उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट वगैरह करेंगे तो 142 रूम्स अगेन वो ऑपरेशनल हैं, उनको वो काम धंधा उसमें रुकेगा नहीं, थोड़ा बहुत रेनोवेशन होगा, वो भी ऑपरेशनल रहते रहते होगा। और उसका एडजेसेंट लैंड बैंक भी है वहाँ पे, ये मतलब अगले 1-2 साल में 220 रूम और खोलेंगे। तो इनकी जो टोटल इन्वेंट्री हो गई वो कितनी हो गई बैंगलोर वाले एरिया में। मैं बैंगलोर वाला इसीलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ डिमांड बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, इन सब में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो बैंगलोर वाले में 900 रूम इनके पहले थे, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ आप नोट्स लिख लो इसके, बिकॉज आप तुरंत भूल जाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मूविंग वेरिएबल्स हैं इस बिज़नेस में। तो अभी आपके पास अगर पेन और कॉपी है तो आप वो लेके बैठ जाओ, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको 10 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो बैंगलोर में एग्जिस्टिंग कितने रूम्स हैं? 900। और इसने इनमार को एक्वायर किया था, वो भी मैंने पोस्ट डाला था उसका। तो इनमार के एक्विजिशन के बाद 142 रूम इसे इमीडिएट बेसिस में मिल गए जो ऑपरेशनल हैं। तो अभी ऑलमोस्ट इसके कितने 1042 रूम हो गए, और उसके बाद 200 या 220 रूम ये वो एडजेसेंट लैंड बैंक में, इनमार का जो एडजेसेंट लैंड बैंक है उसके ऊपर ये खड़ा करेंगे। उसमें तो ऑब्वियसली 1-2 साल लगेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंगलोर में इनकी इन्वेंट्री अच्छी है, और उससे भी अच्छी बात ये है कि ये जो रूम्स ये एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे इनमार के, तो ये अपर अप स्केल में बेचेंगे उसको। ये ऐसे एक इंटरनेशनल होटल पार्टनर के साथ पार्टनर कर रहे हैं जिसको जिससे इनको हेल्प मिलेगी इस होटल को अपर अप स्केल में रन करने के लिए। चाहे तो ये मिड स्केल में भी कर सकते थे और अपर मिड स्केल में भी, लेकिन ये इसको इतने अच्छे से रेनोवेट करेंगे कि इससे फिर रूम रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसका भी मैं आपको एक बताता हूँ, क्योंकि ये 28 स्क्वायर मीटर वाले रूम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है इसको अच्छे से रेनोवेट करने का। और यूजुअली अभी जो इनमार कमा रहा है वो 35,000 का रेवपार, 3500 का रेवपार कमा रहा है, 3500 का। तो जब ये रेनोवेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, इंटरनेशनल पार्टनर जो इसका, अब वो पता नहीं शेरेटन है, मेरियट है, कौन सा आएगा, कौन सा करेगा, वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में पता चल जाएगा हमको जब अपडेट आएगा कंपनी के एंड से। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि जैसे अभी रेवपार जो है, जो मैंने रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम बताया, वो 3500 मिल रहा है इनमार वाले को अभी एग्जिस्टिंग जो आईटीसी उसको रन कर रहा था, लेकिन वो रेनोवेशन के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 6500 का इसका रेवपार आ जाएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ में बहुत पोटेंशियल है। और अपर अप स्केल की खास बात यह है कि 51% मार्जिन है। आप जितना रेवेन्यू कमा रहे हैं आधा आपका एबिटा में बहता हुआ आ रहा है, और इनका टैक्स डिफरमेंट का कुछ सीन है, तो ये अगले 3 साल तक इनको कोई टैक्स भी नहीं देना है। तो दैट्स वाई मतलब अगर मैं कोई कंपनी को इतना डिस्कस कर रहा हूँ तो, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा कुछ भी आके मैं डिस्कस नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस वो बहुत ख़राब कंपनी है, बहुत ख़राब रिजल्ट है, और मुझे आपको बताना है कि कैसी कंपनीज को अवॉइड करना है, तब तो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, रेनोवेशन क्या है? 70 करोड़ का केपेक्स आएगा इनको इस ये वाला रेनोवेशन करने में, जो मैंने बताया ना कि इनमार को ये रेनोवेट करेंगे उसको पूरा रन करने से पहले, अपर अप स्केल में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली, तो 70 CR का केपेक्स आएगा। अभी चलो ग्रॉस डेट की बात बाद में करते हैं। तो मैंने आपको एक दो चीज़ें और बताई थी कि जो ACIC वाला इनका पोर्टफोलियो थे जिसमें 6 होटल्स थे, उसमें से 2 को ये मिड स्केल से अपर स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो 2 कौन है? 4 पॉइंट्स बाई पुणे, 4 पॉइंट्स पुणे वाला और 4 पॉइंट्स जयपुर वाला। तो 4 ये मैंने वैसे पिछले वाली वीडियो में बताया है। 4 पॉइंट्स पुणे को ये कन्वर्ट करेंगे कोर्टयार्ड बाई पुणे, जो मेरिट रन करेगा, और 4 पॉइंट्स जयपुर को ये कन्वर्ट करेंगे ट्रिब्यूट कलेक्शन बाई अगेन बाई मेरिट। तो इसीलिए मैंने कहा आपको पेन और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। बहुत ही जो पहली बार देख रहा है या दूसरी बार देख रहा है उसके लिए भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी। ठीक है, अभी इस चीज़ का एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि ग्रॉस डेट इनका सितंबर 24 में कितना था? 2160 CR का। कैश इनके पास 400 करोड़ का था। तो जब हम ग्रॉस डेट में से कैश को माइनस करते हैं तो हमारा नेट डेट आता है। अब नेट डेट इनका था 1860 करोड़ का। ठीक है, और इनका जो इन्होंने गाइडेंस दिया था FY25 में, दे मिस दिस गाइडेंस बाय द वे। जो FY25 अभी ख़त्म होगा, जो साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो वहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हमारा जो नेट डेट टू एबिटा का लेवल होगा वो 3.5 3.6 तक आ जाएगा। लेकिन सिंस इन्होंने इनमार को भी एक्वायर किया, उसके लिए भी इनको 220-230 करोड़ शायद रुपए उनको उस एक्विजिशन में भी लगा है, और इन्होंने एक लीज़ भी, लॉन्ग टर्म लीज़ लिया हाईटेक सिटी में, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वजह से क्या हुआ, इनका जो ग्रॉस डेट में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज इन्होंने जो एक्विजिशन किया है वो अपने फ्री कैश से किया है।
जो फ्री कैश ये जनरेट करते हैं, जो फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है वो जो ये जनरेट करते हैं उसी से किया है। तो ग्रॉस डेट में तो कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एडिशनल डेट नहीं लिया इसको एक्वायर करने के लिए। तो ग्रॉस डेट का फिगर सेम है, कैश कम हो गया इनके पास, और इस वजह से क्या हुआ जो नेट डेट है, अब सिंस कैश कम हो गया ग्रॉस डेट सेम है तो नेट डेट आपका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा? नेट डेट 200 करोड़ इन्होंने इनमार में डाले थे, टोटल कैश उसमें 600-500 थे। अब 100 करोड़ इसमें इनोवेशन में रेनोवेशन में भी जाएगा, तो इनका टोटल डेट जितना मुझे ध्यान आ रहा है, यहीं कहीं लिखा था मैंने, बट इनका टोटल डेट अब हो चुका है 2080 CR का, जो पहले था 1860 CR का। तो इट्स नॉट अ गुड साइन कि इनका डेट बढ़ गया है। नेट डेट टू एबिटा ये पहले 3.5 कह रहे थे, 3.6 इस साल के एंड तक, लेकिन सिंस इन्होंने एक्विजिशन किया है तो अब इनका नेट डेट टू एबिटा का ये गाइडेंस जो दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा 4.5 तक चला जाएगा इस साल के एंड तक। लेकिन इसमें भी एक कैच है। इसमें एक कैच क्या है कि इनकी ये एसेट रिसाइकलिंग करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई खास डिमांड आएगी नहीं, डेटा पॉइंट्स इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत एक्साइटिंग मार्केट्स नहीं है। तो जहाँ उनके ऐसे मार्केट्स हैं वहाँ पे जो एसेट्स हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाले आगे जाके, तो ये उनको बेच देंगे। एसेट रिसाइकलिंग मतलब यही होता है। तो जब वो बेच देंगे एंड दे आर होपफुल ऑफ रिसाइकलिंग देयर एसेट्स, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो बेच के इनको पैसा आएगा तो ये अपना डेट कम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इसी साल वो एसेट्स बेच दिए तो हमारा वो 3.5 3.6 का जो फिगर है नेट डेट टू एबिटा का, वो हम मैच कर लेंगे, वो हम मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन अगर एसेट रिसाइकलिंग इस साल नहीं होती है तो इनका जो नेट डेट और नेट डेट डिवाइडेड बाय एबिटा का जो फिगर है वो 4.5 तक चला जाएगा। और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है कि ये पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। मतलब इन्होंने वाइट फील्ड जैसे मार्केट में बेंगलोर में एक 142 रूम्स का एक एडिशनल एक रनिंग ऑपरेशनल होटल ले लिया है। तो नथिंग लाइक दैट, वो भी अपर स्केल में उसको कन्वर्ट करेंगे तो सोचो कितना रेवेन्यू पोटेंशियल इनका जनरेट होने की वो है। और एबिटा 51% उस मार्केट में है, तो 51 ना भी मिले, मैं कह रहा हूँ 40% भी इनको एबिटा मिल जाए तो 40% ऑफ द रेवेन्यू इज नाउ फ्लोइंग टू योर एबिटा। और दूसरा ये है कि अगर आप, ये मैं क्यों कहता हूँ कि सेमी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी इंस्टेड ऑफ अदर कन्वेंशनल कंपनीज, बिकॉज और कंपनीज क्या करती हैं, वो जाके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स करती हैं, ज़मीन खरीदती हैं, अगर उनके पास लैंड है भी तो उसके लिए भी ऑब्वियसली उन्होंने पैसा दिया होगा। अब उस लैंड के ऊपर फिर वो बिल्डिंग बनाएंगी तो 3-4 साल आपका लग जाता है। अब उसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपको कंसिडर करना है। और जो लैंड होता है वो टिपिकली आपका 30 से 35% ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। तो इनमार को जब इन्होंने एक्वायर किया सिर्फ 200 करोड़ में, उसमें इसको 142 रूम ऑपरेशनल मिल गए और एडजेसेंट लैंड बैंक भी मिल गया जिसके ऊपर ये 220 रूम खड़ा भी कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि रनिंग रूम मिले हैं इन्हें कुछ ऐसा लॉस नहीं होगा कि आपको 2 साल रुकना है, इसको होटल को खड़ा करना है। इनको रनिंग रूम मिला है, ऑपरेशनल रूम मिला है, तो रेवेन्यू तुरंत इनका वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जब वो रूम, अब वो ऑब्वियसली जो एडजेसेंट लैंड बैंक में 220 रूम्स का होटल खड़ा करेंगे उसमें तो उतना नॉर्मल टाइम लगेगा जितना एक होटल को बनाने में लगता है। लेकिन फिलहाल इनको मिल गए हैं ना एटलीस्ट रूम, और मार्केट अभी इतना स्ट्रांग है कि वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने वेरिएबल एक लॉन्ग टर्म लीज ली है, 50-60 साल की वेरिएबल लॉन्ग टर्म लीज ली है हाईटेक सिटी में। वो एक ऑफिस था, ऑफिस पर्पज से वो बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन अब वो ये होटल में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे मैंने पोस्ट में लिखा था कि ओनली सेमी कैन डू इट, और भी कंपनीज करती होंगी बट मुझे उसका आइडिया नहीं है इतना कि किसने किया है। एक आप ऑफिस स्पेस को आप एक होटल में कन्वर्ट करेंगे और उसको भी आप अपर स्केल में बेचेंगे, उसमें भी आपका अपफ्रंट कॉस्ट कुछ जा नहीं रहा है बिकॉज आपने लीज पे लिया है और आपको 13% ऑफ योर रेवेन्यू आप एज अ फीस अपने लेसर को देंगे जिससे भी आपने लीज पे लिया है। तो उसमें भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, तो यहाँ से डेट का कोई इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा आपको डेट का, अगर की रिस्क की मैं अगर बात कर भी लेता हूँ तो की रिस्क यही है कि आपको डेट को थोड़ा देख देख के चलना है कि डेट किस हिसाब से आगे पीछे होगा। बिकॉज क्या है, एक दूसरे अच्छी बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल रन बिजनेस है, तो अगर इनको पैसा उठाना भी है ना तो ये अपने समय से पहले पैसा कहीं ना कहीं से उठा लेंगे, को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इन्होंने अभी ये कहा है अर्निंग्स कॉल में कि हमारा अभी कोई मेजर प्लान नहीं है एक्विजिशन वगैरह का, अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाएगी। तो इनके मैं आपको अगर एक आइडिया दूं कि 4,800 रूम्स इनके एग्जिस्टिंग अभी हैं, ओके। अब 142 रूम्स इनमार को जो मैंने बताया वाइट फील्ड में इन्होंने एक्वायर किया है, 142 रूम्स वहाँ से आ जाएंगे। अब 372 रूम्स, इन 327 रूम्स इनके और आएंगे, वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। 320, यस।
अब ये देखिए इनके 327 रूम और आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से, अब ये आप अपने देखिए इंटरनल ग्रोथ प्रोजेक्ट्स, ये आप पॉज करके देख लीजिएगा। कैस्पर प्रो ग्रेटर नोएडा कन्वर्जन टू हॉलिडे इन एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, ये अंडर प्री ऑपरेटिंग है, मतलब अभी ये बस ये ऑपरेट होने वाले हैं। अंडर प्री ऑपरेटिंग मतलब होगा जो ऑपरेट होने वाले हैं। अब दूसरा आप पॉइंट देखिए, हॉलीडे इन एक्सप्रेस कोलकाता न्यू ओपनिंग, ये ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है, नवंबर एंड तक ये ओपन हो जाएगा, अंडर प्री ऑपरेटिंग। हॉलीडे इन एक्सप्रेस वाइटफील्ड, जो मैंने पहले आपको बताया कि बैंगलोर में इनके ऑलरेडी 900 रूम्स हैं, तो एक्सपेंशन विथ 54 गेस्ट रूम्स, ये आपको पॉज करके देखना पड़ेगा। साइड में आप देखो इन जो ग्रे उसमें लिखा हुआ है, इंटरनल ग्रोथ प्रोजेक्ट्स वुड लीड टू इन्वेंट्री एक्सपेंशन ऑफ 327 गेस्ट रूम्स एंड 1 फूड एंड बेवरेज आउटलेट अलॉन्ग विथ सिग्निफिकेंट रीपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो 4800 रूम्स इनके पहले से थे, 142 रूम्स इनमार को एक्वायर करके आए, 327 रूम्स यहाँ से आने वाले हैं, और 220 रूम्स जो बैंगलोर में इन्होंने इनमार को एक्वायर किया है, वहाँ से एडजेसेंट लैंड बैंक में ये फ्रॉम द स्क्रैच इनको 220 रूम्स की कैपेसिटी का होटल ये खोल सकते हैं। और बाकी 170 रूम्स और इनके पास आए कहाँ से, जो हाईटेक सिटी मैंने बताया जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेरिएबल लीज ली है। तो अभी इनके 800 रूम्स हैं, वो एक्सपैंड होके कितने हो जाएंगे इस एक डेढ़ 2 साल में, 5600, ठीक है, 4800 से 5600 रूम्स हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात देखो क्या होता है, अगर इनके जितने भी रूम्स हैं तो जितना ज़्यादा पोर्शन इनके अपर अप स्केल में होगा उतना ज़्यादा ही रेवेन्यू कमा पाएंगे, बिकॉज ये उनका रेंट बहुत महंगा होता है और सारा का सारा पैसा आपका बच जाता है, बिकॉज योर मार्जिन इज इन द रेंज ऑफ 40 to 50%। तो 4800 रूम्स इनके पहले अभी हैं एग्जिस्टिंग, उसमें से सिर्फ 1074 रूम्स थे जो अपर अप स्केल में थे। लेकिन जब एक्सपेंशन, अभी ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ये सारा का सारा ऑलमोस्ट अपर अप स्केल में कर रहे हैं, तो बढ़ के 4800 टोटल रूम से बढ़ के जब ये 5600 रूम्स हो जाएंगे अगले 1-2 साल में, तो 1074 रूम्स जो अपर अप स्केल में थे अभी एग्जिस्टिंग, वो बढ़ के हो जाएंगे 1900। तो मतलब वही कहने का मेरा मतलब है कि जो 900 ऑलमोस्ट ये 600-700 रूम जो ये आगे ऐड कर रहे हैं वो सारा का सारा अपर अप स्केल में कर रहे हैं, जहाँ रेवेन्यू पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर 2 सेगमेंट्स ऑफ देयर होटल्स, और वहाँ से एबिटा भी बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये मुझे अच्छा लगा, हर चीज़ अच्छी लगी, हर अपडेट अच्छा लगा। बस एक थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी, अब मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ डेट को लेके, क्योंकि अगर इनको और कुछ एक्वायर करना पड़ा तो इनको फिर डेट रेस करना पड़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो भी एक्विजिशन किया, लॉन्ग टर्म वेरिएबल लीज ली है इन्होंने, वो इन्होंने बिना डेट उठाए भी ली है। तो जहाँ ही अब ये डेट उठाएंगे ना, तो वहाँ से थोड़ा मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये डेट मैनेज कैसे करेंगे इतना। अभी तक ठीक है। और एसेट रिसाइकलिंग मैंने बोला, ये पुराने एसेट्स अपने जो नॉन इतने अच्छे परफॉर्मिंग नहीं है यहाँ पे, और जहाँ पे तो इनको लग रहा है कि मार्केट्स बहुत अच्छा एक्साइटिंग नहीं है, वहाँ पे एसेट्स बेच के थोड़ा डेट कम कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डेट की, लेकिन हाँ उसको अनफोल्ड अगर ये कैसे और एक्विजिशन करते हैं और इनका एबिटा नहीं बनता है, जो बनेगा मुझे लगता है कि H2 बहुत स्ट्रांग होने वाला है इनका कंपेयर टू H1। तो Q1 का इनका रिजल्ट ओके ओके था, Q2 का ओके ओके था, मतलब ओके ओके क्या, अबव एवरेज है, ठीक ठाक रिजल्ट है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से ओके ओके था। लेकिन H2 में Q3 और Q4 इनका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ये तो कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में आके बोला है। तो इनका जो एबिटा और पैट का लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, और उसको ये जो पैट से पैसा आएगा, फ्री कैश फ्लो जनरेट करेंगे बाय द वे, तो उसको ये एक्विजिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और केपेक्स के लिए भी आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा टैक्स नहीं होगा इनका अगले 3 साल तक, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। बाकी आई थिंक सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है मोटा माटी। ACIC भी इन्होंने मेरिट के अंदर डाल दिया है अब, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। बाकी ठीक है, आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट बचा है इसमें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी अब क्या है इस कंपनी के बारे में, क्या आपको देखना है, आपको फिलहाल कुछ नहीं देखना है, अब Q3 का रिजल्ट आपको देखना है। कंपनी ने बोला है कि हमारा जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको हम फिर से अपडेट करके फिर एक्सचेंज में अपलोड करेंगे, ताकि हमारा जो पूरे प्लान्स हैं एक्सपेंशन के अभी क्लियर नहीं है, उन्होंने कहीं क्लैरिटी से नहीं बताया है। अर्निंग्स कॉल में जो मैंने प्लान्स बताए कि 4800 से कितने कितने हर सेगमेंट में बढ़ा के, हर मार्केट में बढ़ा के ये 5600 करेंगे, वो तो है, वो मैंने अर्निंग्स कॉल सुनी तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कहीं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहाँ पे कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है। तो जब वो डिटेल्स आएंगी तो मैं अगेन वो एक्स पे भी और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा, ताकि आपको एक विजुअली चीज़ें समझ आएँ कि सैमी कहाँ जा रहा है। तो अगेन वैल्यूएशंस अच्छे हैं, आई एम सिटिंग टाइट, जस्ट वेटिंग फॉर द स्टॉक टू मूव। कब मूव करेगा आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। मेरा जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, कंट्रोल में क्या है, टू ट्रैक द बिजनेस,
टू सी हाउ इट इज़ डूइंग। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि प्रॉब्लम आ रहा है। कंपनी का भी यही कहना है, मैनेजमेंट का यही कहना है कि जहाँ जहाँ इनके माइक्रो मार्केट्स हैं, जैसे बेंगलोर में और हैदराबाद में, तो यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो 3-4 साल तक अभी के हिसाब से डिमांड विजिबिलिटी लग रही है, रेपार ग्रोथ का जो ग्रोथ होना है वो अच्छा लग रहा है। बट अगेन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसको Q3 और Q4 में आके ना देखूँ इसका रिजल्ट। तो कोई अगर नेगेटिव डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आके शेयर करूँगा। पॉजिटिव तो अभी मुझे सारा कुछ पॉजिटिव लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम वन मेजर रिस्क, वो है डेट का। आपको उस चीज़ का ऊपर बहुत ध्यान रखना है। कोई डाउट्स है इसके बारे में? ऑब्वियसली बहुत चीज़ें होती है, जैसे कल सिलचार के केस में मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया था कि FY25 के लिए 550 CR का रेवेन्यू का ये पोटेंशियल रख रहे हैं, उनका टारगेट है 550 CR का। तो वो चीज़ मैं भूल गया था। बहुत चीज़ें होती हैं, इसी नोट्स में भी मैं लिखता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाता हूँ, बिकॉज एक शॉर्ट में मुझे वीडियो बनाना होता है, बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको अगर कोई भी डाउट है इस कंपनी के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछो, और आई मेक श्योर कि उस चीज़ के ऊपर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।